रहे हैं बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी का स्वागत कर रहा हूँ मैं जयपुर डायलॉग्स पर। आपको सबको याद दिला रहा हूँ कि बस अब केवल 3 दिन बचे हैं राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए, और बाबा जी भी वहाँ आएंगे, उनसे आप वहाँ मिल भी सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं और आप यदि चाहे तो सेशन स्पॉन्सर के 1-2 स्लॉट बचे वो ले सकते हैं। और चूँकि मेन स्टेज का जो भी कार्यक्रम है वो सब लाइव होगा, इसलिए आपको किसी तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी जो राउंड टेबल और लेक्चर्स भी हैं वो भी सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे और चलाए जाएंगे। तो स्वागत है आपका बाबा जी। थैंक यू सर। तो अब ये जो बहराइच का घटनाक्रम हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश में और देश के दूसरे भागों में? सर, सबसे पहले तो बहराइच को लेके मैं सर ये कह रहा था कि एक तो जो हाई कोर्ट का जो निर्देश आया है और 15 दिन का समय दिया गया है जिन लोगों को नोटिस मिली थी उसका जवाब देने के लिए, तो एक तो जो ये हमारा जो सुपारी मीडिया है ये एक प्रचार कर रहा है कि साहब योगी सरकार को बहुत बड़ा एक झटका लगा है और जो है सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो है कार्रवाई बुलडोजर की रोक दी है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई कार्रवाई नहीं रुकी है, 15 दिन के लिए टल गई है क्योंकि 15 दिन का समय दे दिया है। तो सर कल ही मैं एक जगह बैठ के बात कर रहा था तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो जिस प्रकार की कार्रवाइयां योगी जी करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उस प्रकार के सख्त कदम बाकी राज्य सरकारें, बाकी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं उठाते, जबकि ये एक बड़ा आसान तरीका है एक तो प्रदेश को प्रगति के रास्ते पे ले जाने का और पब्लिक में लोकप्रिय होने का। तो सर बात ये ना कि बाकी प्रदेशों में इतनी जो सरकारें उनमें इतनी विल पावर ही नहीं है कि वो अपने यहाँ के गुंडा एलिमेंट को, अपने यहाँ के माफिया को, अपने यहाँ के जिहादी तत्वों को या अपने यहाँ के एनार्किस्ट को रोक सकें कि वो जो है इस तरह सड़क पे गुंडागर्दी न करें या प्रदेश में अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, अराजकता न फैलाएं। लेटेस्ट एग्जांपल सर हमारे यहाँ पंजाब का, मैं आज की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि कल से जो है उन्होंने सड़कों पे धरने लगा दिए थे और धान की भरी हुई ट्रॉलीज जो है वो मेन रोड नेशनल हाईवेज पे खड़ी कर दी थी। और आज उन्होंने जितने भी प्रदेश के टोल प्लाजा हैं सब पे कब्जा कर लिया है और सभी टोल प्लाजा को फ्री कर दिया है। वहां से जो भी गाड़ियां गुजर गई उससे टोल कलेक्शन नहीं हो रहा है। और अगर सही देखा जाए तो हर एक टोल प्लाजा पे इनका हर 10वें 15वें दिन कब्जा हो जाता है। और आज की तारीख में अराजकता का नंगा नाच अगर आपने कभी कहीं देखना है तो आप पंजाब में देख सकते हैं। सब पंजाब में अभी रिसेंटली 2 घटनाएं हुई हैं जिसमें कपूरथला के एक बिजनेसमैन के ऊपर और एक अमृतसर के बिजनेसमैन के दरवाजे पर पहले तो एक चिट्ठी भेजी गई थी कि फिरौती 5-5 करोड़, 5 करोड़ से कम की फिरौती नहीं मांगते। और जब उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया तो उनके शोरूम पे, उनके घरों पे बाकायदा फायरिंग हुई और पुलिस ने, मतलब एसएसपी ने विक्टिम से कहा कि देखिए हम आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे पाएंगे, हम बहुत करेंगे तो आपको 2 सिपाही दे देंगे, परंतु आप एक तो थोड़ा बाहर निकलना कम करिए और अपने हाथ जगन्नाथ, सवारी अपने सामान की जिम्मेवार को दे। ये हालत है सर पंजाब की। तो हम लोग बात कर रहे थे सर कि आखिर क्या कारण है कि जैसे सख्ती से योगी जी काम करते बाकी राज्य सरकारें क्यों नहीं कर पाती। अच्छा, योगी जी को आज तक कोई हाई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई केंद्र सरकार कोई रोक पाया?
तो आखिर योगी जी कैसे कर लेते हैं सारे काम? भाई खट्टर साहब ने भी कोशिश की थी नूह मेवात के दंगाइयों पे, जैसे ही हाई कोर्ट का एक छोटा सा आदेश आया और बिल्कुल खट्टर साहब के वहीं ब्रेक लग गए। उसके बाद खैर खट्टर साहब चले गए। सर पंजाब में टोटल एनार्की है आज सड़कों पे। तो मैंने पूछा, मैंने एक वहां के एक बड़े पुलिस अधिकारी उनसे पूछा कि भैया ये पंजाब का कोई हल है आपके पास? तो कहते हैं जी अगर पंजाब का हल निकालना है तो सबसे पहले तो इन किसान जत्थेबंदियों को नकेल डालनी पड़ेगी, फिर इन खालिस्तानियों को नकेल डालनी पड़ेगी, फिर इन निहंगों को नकेल डालनी पड़ेगी। तो इतनी भारी मुसीबत कौन मोल लेगी सरकार? तो मैंने कहा भैया ये किसान जत्थेबंदियां तो यूपी में भी हैं। तो मैंने कहा कोई यूपी में कोई आके कर ले ना, यूपी में कोई आके सड़क जाम कर ले या टोल प्लाजा पे बैठ के दिखा दे, बाबा जी 1 मिनट में सुधार देंगे। पर सर एक फर्क पड़ रहा है ना, पब्लिक कोई बहाना नहीं जानती। पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर अच्छा चाहिए और पब्लिक उसके लिए रोल मॉडल मानती है योगी जी को, कि अगर योगी जी सुधार सकते हैं तो हर मुख्यमंत्री को सुधारनी चाहिए। तो सर योगी जी की पॉपुलैरिटी और योगी जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस सर पूरे प्रदेश में लोकप्रिय होता जा रहा है। अच्छा अभी आपको मैं बड़ी मजेदार बात बताऊं, अभी दो दिन पहले शपथ ग्रहण हुआ ना नायब सिंह सैनी साहब का। नायब सिंह सैनी जी ने बैठते ही कुर्सी पर पहला बयान दिया कि मैं गुंडे बदमाशों से माफियाओं से को ये चेतावनी दे रहा हूं कि या तो सुधर जाओ नहीं तो प्रदेश छोड़ दो, नहीं तो मैं सुधार दूंगा। सर ये एक बड़े सख्त शब्दों में, यूपी वाले भी कह रहे हैं तुम छोड़ दो, एमपी वाले कह रहे हैं तुम छोड़ दो, हरियाणा वाले कह रहे हैं तुम छोड़ दो, जाएंगे कहाँ भाई? पंजाब जाएंगे ना सर। सर आजकल जो सेंचुरी है ना गुंडे बदमाशों की, माफियाओं का, अगर अभयारण्य कोई नया तैयार हुआ है इस देश में तो या तो बंगाल चले जाएं सर या पंजाब चले आए। गुंडों की परमिशन नहीं है, लोकल गुंडे चाहिए। तो सर ये हालात हैं। तो उधर मैं बहराइच की आपको स्थिति बता दूं, जो लोकल जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ना उसने सबसे पहले तो गैग ऑर्डर जारी कर दिया है समाजवादी पार्टी के लिए कि भैया हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, प्लीज आप लोग चुप रहिएगा। क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप लोग बाबा को छेड़ देते हैं, आप लोग बाबा को उकसा देते हैं। और अभी तो सिर्फ 23 घरों पे नोटिस आए हैं, अगर आप बाबा को उकसाएंगे, बाबा को छेड़ेंगे तो बाबा हो सकता है 2300 घरों पे ये लाल निशान लगवा देंगे। इसलिए प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है समाजवादी पार्टी के नेताओं को और इनके प्रवक्ताओं को कि प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, प्लीज भैया हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत मजे में है, ठीक है। तो सर नंबर 1 इस बार मैं पहली बार देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी डिफेंसिव है सर, और मुस्लिम समुदाय अपनी दुर्दशा के लिए समाजवादी पार्टी को दोषी मानता है कि ये समाजवादी स्पेशली अखिलेश यादव उल्टे सीधे भड़काऊ बयान देकर बाबा को भड़काते रहते हैं, उकसाते रहते हैं और बाबा को हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए उकसाने की काम करते हैं।
तो सर इस बार आपने ध्यान दिया होगा कि इतना बड़ा दंगा हो गया, एक भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक बहराइच की तरफ मुंह करके न तो उसने कोई बयान दिया है और न बहराइच वो गया है। हाँ, लोकल लीडरशिप है, वो लोकल लीडरशिप जो काम करती है, पर स्टेट लीडरशिप का कोई अभी तक आपको सक्रियता नहीं देखेंगे। और बांग्लादेश के बारे में मेरे को एक खास सवाल पूछना था। जी अखिलेश जी कुछ बोले तो थे। नहीं सर, वो एक सामान्य सा बयान था, और बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे बहराइच की चिंता बहुत ज्यादा की गई है। और जो हमारा जो लेफ्ट लिबरल जो सोशल मीडिया कबाल है, एक खास सेट ऑफ जो जर्नलिस्ट्स हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त की। और बड़े बड़े स्पेशली आरफा खानम शेरवानी का जो पूरा गिरोह है वायर वाला, इसके अलावा वो कारवान और ये सब जो मैगजीन्स के जो वो एडिटर्स हैं, और पूरा का पूरा सर जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, सब कुछ है, और तुम अगर किसी के घर पे झंडा लगा दोगे, इस तरह उखाड़ोगे, तो अगला तो कुछ कार्रवाई करेगा। इस प्रकार के जो सर मतलब बचकानी बातें और मतलब बेशर्मी से हैं, जो राम गोपाल मिश्रा की जो ब्रूटल किलिंग हुई है उसको डिफेंड करने की कोशिश, अच्छा समाजवादी पार्टी ने नहीं की, पर लेफ्ट लिबरल कबाल के सोशल मीडिया ने उसको जरूर डिफेंड करने की कोशिश की है, और आरोप लगाया है कि हिंदुत्ववादी ताकतों ने मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए ये पूरा का पूरा दंगा रचा, ऐसा आरोप उनकी तरफ से लगा। एक और बड़ी बात मजेदार तरह हुई है कि लेफ्ट लिबरल कबाल सारा बात एक सुर में कह रहा है कि आपत्तिजनक नारे, भड़काऊ नारे और आपत्तिजनक गाने बज रहे थे, जबकि वहां गाना बज रहा था तब कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस टाइप के भजन और जय श्री राम का नारा। अच्छा, दूसरी एक चीज, एक और भ्रम फैलाया गया कि वहां पे कोई मस्जिद थी, उस मस्जिद के सामने भड़काऊ नारे लगाए गए, जबकि फैक्ट यह है कि वो अब्दुल हमीद का घर था, और अब्दुल हमीद अंदर से उसका लड़का निकल के आया सरफराज उर्फ रिंकू, और उसने बोला कि मेरे घर के आगे डीजे नहीं बजेगा, और वहां से विवाद शुरू हुआ था। आप म्यूट हैं सर। हेलो हेलो जी आई आवाज? हाँ आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ भाई वो तो मेन रोड है उस कस्बे की, उसके बाप की थोड़ी हाँ है। जी। तो अच्छा सर, उसके चौड़े करने की जो कार्रवाई है ना, वो बाई चांस पहले से ही चल रही थी, और सितंबर में सचमुच ये कोई बैकडेट में नहीं इशू हुए हैं, ये उससे पहले भी उस सड़क को चौड़ा करने के लिए जो है ये नोटिसेस पहले से निकाले जा चुके थे, और वो मकान पहली बात तो वहां के तोड़े नहीं जाने हैं, सिर्फ जितना एरिया अतिक्रमण है, घरों के सामने लगे हुए टिन शेड्स और फ्रंट का सिर्फ मुश्किल से 2 या 3 फुट हिस्सा ही तोड़ा जाना है, जिससे कि सड़क, पूरा मकान का डिमोलिशन नहीं है किसी का भी। तो वहां पे जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए, मुसलमानों से बदला लेने के लिए उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है बहराइच में। इट इज ओनली 3 फीट, और उसमें भी उनको बोला गया है कि आप स्वयं हटा लीजिए। और अक्सर आपने देखा होगा जब हाईवेज वगैरह की जमीन अधिग्रहण होती है तो पूरा मकान नहीं, जितना जितना उसकी जद में आता है सिर्फ उतना आगे से तोड़ दिया जाता है, बाकी पीछे का मकान सुरक्षित रहता है, और मकान मालिक आमतौर पे खुद ही उसको तोड़वा लेता है जो उसने एनक्रोचमेंट किया होता है। तो सर इसको इशू बना रहे हैं ये हमारे जो सोशल मीडिया के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, पर इससे सर बात यह है कि
उनकी जो उपद्रवकारी जो उनकी जो नीतियां रही है ना, है जिहादियों की, कि भारत में हिंदुओं द्वारा किसी भी आयोजन में खलल पैदा करना और उसको बर्दाश्त न करना, तो सर ये इस दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड। गणेश चतुर्थी पे कम से कम 17 तो बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं जिसपे गणेश प्रतिमा विसर्जन और गणेश उत्सवों पर हमले हुए हैं। 17 तो बड़े हुए हैं, जो छोटे मोटे हुए हैं वो अलग हैं। उसी तरह से हर साल मूर्ति पूजाओं पर जो हमारी जो मूर्तियां बैठती हैं उन पे या मूर्ति विसर्जन जुलूसों पे हर साल ये लोग अटैक करते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारी सभी यात्राओं पे रेगुलर अटैक होते हैं। भाई अमरनाथ जी की यात्रा होती है तो उसके लिए पूरी आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ती है। तो सर हिंदू एक बात पूछता है ना कि भैया तुम्हारे किस जुलूस पर हिंदुओं ने जो है कब आक्रमण किया है या कब आपत्ति की है। और तुम कहते हो कि आपत्तिजनक नारे, तुम्हारे जुलूसों में क्या क्या नारे लगते हैं। आपत्तिजनक नारे की बात होगी तो तुम्हारी हर मस्जिद से दिन में 5 बार जो अजान दी जाती है वो आपत्तिजनक है कि नहीं है? हैं? उस अजान में तुम क्या बोलते हो ये आपत्तिजनक जी। तो सर बात यह है कि ये बहुत दिन चल नहीं पाएगा। और सर जो बहराइच का जो मामला है ना वो पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय है और पूरे देश की सरकारें इस चीज को लेके चौकन्नी है। और सर ये एक आप देख लीजिएगा आने वाले समय में बहराइच का दंगा, बहराइच का मामला एक ये मिसाल बनेगा, नजीर बनेगा और आपको इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देगी 9 सीटों के उपचुनाव पर भी और महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी। ये समाजवादी पार्टी अचानक इसको लगने लगा है कि भाई 37 जो आ गई इनके पास सीटें, तब से ये अपने दूसरे ही रंग में आ गए। सर समाजवादी पार्टी, सिर्फ समाजवादी पार्टी दूसरे रंग में नहीं आई है सर। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ज्यादा बल मिला है राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने जो डीप स्टेट के एजेंडे को लागू करने के लिए जिस तरीके का आक्रामक रवैया अपनाया था 4 जून के बाद, और उसको हालांकि थोड़े से ब्रेक तो लगाए हैं उमर अब्दुल्ला ने, मैं ये मानता हूं। एक तो हरियाणा का चुनाव, ऊपर से उमर अब्दुल्ला का रवैया जब वो स्पष्ट तौर पे एनडीए की तरफ खिसकते नजर आए चुनाव जब उन्होंने अपनी सरकार बनाई तब, और उसके बाद जो सेटबैक लगा है हरियाणा के चुनाव में उसका असर राहुल गांधी के मोराल पे भी दिखाई दिया। और सिर्फ राहुल गांधी के मोराल पे नहीं दिखाई दिया, मैंने तो ये महसूस किया कि समाजवादी पार्टी का मोराल भी काफी डाउन हुआ है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने सर 2 सीटों, ऐसा चर्चा चल रही थी कि 2 सीटें दे रही थी समाजवादी पार्टी, एक शायद खैर की और एक गाजियाबाद की, तो कांग्रेस ने वो दोनों सीटें लड़ने से मना कर दिया है। तो इसका असर मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर पे आपको इंडी अलायंस का जो गठबंधन या प्री पोल अलायंस होगा महाराष्ट्र में उस पे आपको देखने को मिलेगा। और कांग्रेस इन अ वेरी मतलब बड़ी नाजुक स्थिति में है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में तो राहुल गांधी का ये है कि वो तो छत्रपति शिवाजी का ही विरोध करते देखे गए कई बार।
सर वो तो देखिए राहुल जी का तो उनका अपना तो कोई ना, तो उनका कोई इंटेलेक्ट लेवल है ना, वो मंच पे सभा में क्या बोलना है ना वो ये खुद डिसाइड कर पाते हैं। उनसे तो कुछ उनको रटा के कुछ बुलवा दिया जाता है, नहीं तो जब अपने मन से बोलना होता है तो फिर वो वही हाल करते हैं जो उन्होंने जलेबी का हाल किया था हरियाणा में। तो उनको चूंकि लिखा हुआ भाषण नहीं दिया गया था तो उन्होंने वो जलेबी जो है पूरे हरियाणा में जो है जलेबी का रायता फैला दिया था। तो सर राहुल जी से हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब देखने वाली बात है सर कि बहराइच में जो दंगा हुआ है या बहराइच की जो डेवलपमेंट है उसका असर महाराष्ट्र के चुनाव पे मुझे ये पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि मुसलमान, महाराष्ट्र का जो मुस्लिम वोट है वो थोड़ा ज्यादा उग्र तरीके से इंडिया अलायंस के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में पोलराइज होगा। और जिस तरीके से 12 सीट लड़ने की मंशा जताई है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी वहां गए थे, वहां उन्होंने 2 जनसभाएं भी की, एक मालेगांव में एक धुले में। और जिस तरीके से वो 12 सीटों पे 12, अब 12 नहीं 12 सीटें तो वो मांग रहे थे। अगर जब उनके साथ कोई प्रीपोल अलायंस नहीं करेगा इंडिया अलायंस तो हो सकता है वो 20 से ज्यादा सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े करें। और इसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना को, क्योंकि बहराइच दंगे को एक्सप्लॉइट करेगी समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी का जो पुराना नेटवर्क है सर, 6 सीट पहले एमएलए की जीतते रहे हैं ये। और जो अबू आजमी और उनके बेटे बाबा आजमी का जो नेटवर्क रहा है महाराष्ट्र में, उनका इन्फ्लुएंस प्लस एमएम मतलब ओवैसी साहब का इन्फ्लुएंस, तो ओवैसी साहब और अखिलेश यादव। अच्छा, मुझे ये भी संभावना नजर आती है कि अखिलेश और ओवैसी पर्दे के पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके 50 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं महाराष्ट्र की, जो भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं। तो अब देखना ये होगा, थोड़ा सा थोड़ी पिक्चर क्लियर होने दीजिए जरा, पर्चे वर्चे दाखिला हो जाएं जी। ये भी बात आ रही है कि ये जो मनोज जरांगे पाटिल हुआ करता था जिसने ये मराठा आंदोलन चलाया था, ये और ओवैसी और ये आपके उनके जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीवीए, ये सब मिलके एक इंडिया अलायंस के लिए एक मुसीबत पैदा कर सकते हैं जी। और सर ज्यादा नहीं, पर मैं ये मानता हूं कि ओवैसी और अखिलेश और प्लस ये जो आपने जितने लोगों का नाम लिया, ये सारे मिलके सर अच्छी खासी सीटों पे, ये जीतेंगे कितनी मैं ये नहीं जानता हूं, पर ये अच्छी खासी सीटों पे महाविकास अघाड़ी के लिए बड़ी भारी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। एक और जो बात बनती है वो ये है कि मुंबई में और मुंबई से लगते क्षेत्रों में कम से कम 50-60 सीटें ऐसी हैं जहां पर उत्तर भारतीय बहुत बड़ी संख्या में, और इस समय मुंबई में तो लगभग 50% नॉर्थ इंडियन है, उत्तर भारतीय। तो यदि ये पोलराइज करेंगे तो उल्टा भी भोगना पड़ेगा। नहीं सर, उसमें एक पेंच और है। पूर्वांचली समाज मुंबई और जितने भी महाराष्ट्र के बड़े नगर हैं उनमें पूर्वांचली समाज बहुत रहता है, पर पूर्वांचली समाज में स्पेशली जो यादव समाज है उसकी एक बड़ी खासियत है, वो उत्तर प्रदेश में बेशक समाजवादी पार्टी को वोट देता हुआ दिखेगा, परंतु मुंबई में और मुंबई के इर्द गिर्द के एरिया में पुराने जमाने में वो शिवसेना को वोट देता था जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे।
और इन दिनों वो भाजपा को वोट करता है, मतलब ओवरवेलमिंगली। यहां पे वो जो वहां का यादव समाज है उत्तर प्रदेश का, जो वहां पे बेशक कट्टर सपाई है, जब वो यूपी में जाएगा तो अखिलेश को वोट करता है, परंतु जब मुंबई में वोट करता है तो वो भाजपा को वोट करता है। और मुस्लिम ध्रुवीकरण का तो काउंटर पोलराइजेशन हमेशा से होता आया है, अगर महाराष्ट्र में भी होगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि बहराइच का दंगा और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का उपचुनाव इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस हेवीली द महाराष्ट्र इलेक्शन। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो 2 सीटें छोड़ी है ना अखिलेश के लिए, वो अखिलेश का सिर्फ इसलिए मुंह बंद कराने के लिए छोड़ दिए हैं कि ठीक है बेटा, हम तुम हमको यूपी में मत 2 सीटें, तो हम महाराष्ट्र में भी हमसे मत मांगना फिर। जी। तो आप ये आखिरी प्रश्न को आते हैं तो अब हरियाणा में क्या स्थिति है? सर, हरियाणा में तो जी बड़ा बुरी स्थिति है। हरियाणा में एक तो जो तेवर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना हम लोग, मतलब चुनाव का रिजल्ट आने तक, या यूं कह लीजिए 8 अक्टूबर के 10 बजे तक नायब सिंह सैनी की कहीं कोई गिनती ही नहीं थी। उनको तो लोग मतलब गिनने को ही तैयार नहीं थे, किसी में, न 3 में न 13 में। तो वो अचानक एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर बन के उभरे और उन्होंने शपथ लेते ही जो तेवर दिखाए हैं सर, वो बड़े तीखे हैं। और जिस तरीके से खींचतान चल रही है इस वक्त कांग्रेस में, और हुड्डा साहब के खिलाफ जो असंतोष है कांग्रेस के काडर में नहीं, वोटर में, कांग्रेस का जो वोटर है, स्पेशली जो जाट समुदाय है सर, वो इस दुर्गति के लिए सीधे सीधे हुड्डा साहब को दोषी मानता है। उनका ये मानना है कि ही वॉज सो मच इन्फ्लुएंस्ड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस था उनको इतना ज्यादा कि वो वस्तु स्थिति को भांप नहीं पाए, और ही मिस हैंडल्ड शैलजा, और शैलजा के वोट बैंक ने ही पूरा खेल किया है। और जिस एग्रेसिव तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया, मैं आपको याद होगा मैं पहले दिन से कह रहा था कि हुड्डा का वोटर जितना ज्यादा मुखर होगा, जितना ज्यादा एग्रेसिव होगा सड़क पर, उतना ज्यादा काउंटर पोलराइजेशन होगा 35 जातियों का। और यही अच्छा, आपके जितने भी ये एनालिस्ट है सर, सब लोग एक बात कहते थे, हम जब भी हरियाणा में जाते थे तो चारों तरफ हमें लहर सुनामी कांग्रेस की दिखाई देती थी। बिल्कुल तो दिखाई देती थी, मैं भी मानता हूं, पर उसका एक कारण था ना भाई। वो तो कह रहा था कि या तो हवा है या लहर है या सुनामी या है, सुनामी चीज है। सर उसका कारण ये था कि जो छोटी छोटी जनसभाएं होती थी ना बीजेपी की, उसमें कोई आता नहीं था। मंच पे जो 2-4 लोग बैठे होते थे, सामने कुर्सी अगर 50 कुर्सी भी लगा रखी है तो वो खाली रहती थी। पता है क्यों? क्योंकि गांव में, जो गांव की नुक्कड़ सभाओं की बात कर रहा हूं मैं सर, गांव में कोई जो जाट समुदाय के लोग हैं उनसे बुरा नहीं बनना चाहता, और वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, तो कोई ये शो नहीं करना चाहता था कि वो भाजपा को वोट देने जा रहा है। तो उनके सामने तो हाँ जी वोट तो चॉइस अब आपकी है जी, आपकी वोट तो जी आपकी है। तो जहां पर भी जाओ आपको सिर्फ कांग्रेस की बात होती हुई नजर आती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो वोटर था, कांग्रेस का समर्थक था, वो मुखर था, और भाजपा समर्थक जो वोटर था वो चुपचाप खाली देख रहा था, सुन रहा था। मूड उसने सर 10 दिन पहले ही बना लिया था। तो निश्चित रूप से सड़क पे कोई हवा दिखाई नहीं दे रही थी बीजेपी की। परंतु मैं, जैसे आपको ध्यान होगा, मैं कहता था कि नहीं,
35 जात का जबरदस्त पोलराइजेशन हो रहा है। और अगर इसमें चर्मकार बिरादरी, दलितों में सिर्फ चर्मकार जाटव अगर शामिल हो गए तो कांग्रेस को लेने के देने पड़ जाएंगे। और एक चीज और बताओ सर, ये तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया अभी कांग्रेस के लिए। तो सर अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र और सिरसा, इन 4 जिलों ने संभाल लिया। नहीं तो सर कांग्रेस तो 20 के नीचे चली जाती। आप म्यूट हैं। हम्म, हाँ, ये तो हवाई आवाज, जी जी। मतलब ये तो जींद जैसे जिले में भी हार गए, 5 में से 4 सीटें, ये भिवानी में हार गए, ये आपके रोहतक में जीत गए, हांसी जैसी सीट जीत गए, और तो क्या चाहिए। हाँ सर, जीटी रोड पूरी साफ है, सोनीपत पूरा साफ है, 1 सीट आई है। सर सोनीपत तो गढ़ है इनका, सर जाट पॉलिटिक्स का गढ़ है सोनीपत। सिर्फ रोहतक बचा पाए हैं ये रोहतक की 5 में से शायद 4 सीट आई हैं। एक एक इनका ही एक रिबल जीत गया, वो जून, राजेश जून जीता है। बाकी इनका सफाया हो गया सर। रोहतक जिले की 1 सीट राजेश जून जीत गया। पर सर इसके लिए जो इनके समर्थक है ना, वो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा को ही दोषी मान रहे हैं। और इस वक्त सर जाट राजनीति जो है ना चौराहे पे खड़ी है। अब जाटों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके आगे वो किधर जाएं। क्या चौटाला की वापसी हो सकती है। सर चौटालास की एक दिक्कत है ना कि ओम प्रकाश चौटाला जी ऑलमोस्ट रिटायर्ड है, और जो नई पीढ़ी है वो बुरी तरह इस चुनाव में जो है ना मात खाई है उसने। और अभी भी परिवार में एकता होती भी नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि परिवार में लीडरशिप नहीं है। अगर कोशिश करके परिवार में एकता स्थापित कर भी दी जाए ना, तो परिवार में लीडर कौन बनेगा? अजय और अभय की बनती नहीं है। चौटाला साहब बूढ़े हो गए, जो नई उम्र के लड़के हैं, अर्जुन चौटाला, भैया चौटाला, उधर दिग्विजय, वो उनके घर की औरतें, बहुएं, वो सब आपस में कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। तो जब तक सर परिवार में एकता स्थापित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होना। तो अगर जाट वोट वापस जाना भी चाहे ना इनेलो जजपा में, तो उसके पास अभी भी कंफ्यूजन है कि इनेलो जजपा में किसके साथ जाए। अभय चौटाला के अंदर वो कुवत नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है कि वो पूरे जाट वोटर को अपने में वापस समेट सके। हाँ, अगर ओम प्रकाश चौटाला जी सक्रिय रहते तो कुछ हो सकता था। तो सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जाटों को कोई नई पार्टी खड़ी करनी चाहिए। जाटों ने दे हैव पुट ऑल देयर एग्स इनटू वन बास्केट दैट इज कॉल्ड हुड्डा। सर उन्होंने किसी को भी तो नहीं छोड़ा ना। आप ये देखिए ना, भाजपा में जितने जाट नेता थे सब हरवा दिए, इनेलो में सब हरवा दिए। अभिमन्यु भी हार गए और आपके धनखड़ भी हार गए, ओम प्रकाश। हाँ अच्छा, किरण का पूरा परिवार बीजेपी में आ ही गया, उधर वीरेंद्र सिंह का परिवार हरवा दिया, छोड़ा किसको? आज आज हरियाणा में जाट लीडरशिप में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के अलावा बचा कौन है? आप ये बताइए। अरे उधर बिश्नोई परिवार भी हरवा दिया है। अभय चौटाला खुद अपनी सीट हार गए। अजय अपना दुष्यंत चौटाला अपनी सीट पे 5वें नंबर पर रहे, जमानत जब्त हो गई, उनके घर की सारी लेडीज हार गई। तो सर बात यह ना कि जाटों ने खुद की सारी लीडरशिप, वो कुरुक्षेत्र वाला हाल नहीं कर दिया। कुरुक्षेत्र में धरती वीरों से खाली हो गई थी। तो इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान ही जाट लीडरशिप का हुआ है।
यही करते हैं ये लोग। आप देखिए कि अगर आप इनकी हिस्ट्री देखें तो इनके इस प्रकार का इनका जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट है, वो एक बटन होता है जिसमें ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हैं। राजस्थान में भी आप देखें, याद करें आप कि जनता दल कितना पावरफुल हुआ करता था एक ज़माने में। एक ज़माने में यहाँ भैरव सिंह शेखावत और जनता दल की मिली-जुली सरकार बनी थी 1990 में। 80 सीटें भाजपा, 50 सीटें जनता दल, जिसमें देवीलाल जो थे वो मुख्य उसके फेस थे, चेहरा थे। और आज देखिए वो जनता दल कहाँ गया, बिल्कुल समाप्त, ज़ीरो, कहीं नहीं, दूर-दूर तक। अब वो या तो कभी कांग्रेस में जाएँगे, कभी इधर जाएँगे, कभी उधर जाएँगे। वैसे शंभू बॉर्डर का क्या होगा? शंभू बॉर्डर वाले जो लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए हम लोग क्या कोई शोक सभा करें, क्या करें? सर शंभू बॉर्डर को तो बाद में खुलवाएंगे। आज की स्थिति यह है कि अभी तक धान की लिफ्टिंग पंजाब में शुरू नहीं हुई। परसों शाम को हरियाणा में शुरू हो गई? हरियाणा में तो डे 1 से शुरू थी। हरियाणा में तो डे 1 से शुरू थी। पंजाब में अभी तक नहीं शुरू हुई। परसों मुख्यमंत्री के साथ एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई थी और उसमें जो राइस मिलर्स एसोसिएशन है उनके लगभग 5500 मिल्स हैं सर, बड़ी मिल्स जो है। तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि ठीक है हमारे पास फिलहाल स्टोरेज कैपेसिटी है, तो आप एक काम करिए कि सिंगल कस्टडी में हमको अपना धान दे दीजिए और हम मिलिंग करके आपको 2 महीने में वो देना शुरू कर देंगे। तब तक आप अपनी स्टोरेज के लिए व्यवस्था कर लीजिए। 2 महीने बहुत पीरियड होता है, 2 महीने में जो है हम कर लेंगे। अब मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि ये सिंगल कस्टडी डबल कस्टडी होती क्या है। जी। हर राइस मिल में उसके पास पैडी की स्टोरेज की व्यवस्था होती है और जो राइस मिले हैं आजकल कट्टे, मतलब कितने कट्टे की मिल है, जैसे 5 लाख कट्टे की स्पेस है, तो मान लीजिए एक कोई राइस मिल है जिसके पास 5 लाख कट्टे या 10 लाख कट्टे या 2 लाख कट्टे, कट्टे मीन्स जो छोटी बोरी होती है, उसकी मान लीजिए 5 लाख बोरियों की स्टोरेज है। तो वो कहता है कि सरकार अपना चावल हमको दे दे, अपना धान, धान सरकार का होगा, सिर्फ हमारे यहां रखा होगा, हम सरकार को मिलिंग करके देते रहेंगे, नफा नुकसान जो भी है, लॉस होगा, सड़ेगा, कुछ भी होगा, वो सरकार का होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, धान सरकार का है, हम मिलिंग करके देते रहेंगे। यह है सिंगल कस्टडी। एक होती है डबल कस्टडी, जिसमें धान के 2 मालिक हैं, सरकार भी और राइस का मिलर भी, और कोई भी नफा नुकसान होगा उसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। तो नाउ द राइस मिल बिकम्स हाफ ऑफ द ओनर एंड फुल्ली रिस्पॉन्सिबल। हुआ क्या था सर कि पिछले साल क्या हुआ था कि 600 राइस मिलें नई आ गई थी पंजाब में, उस वजह से 600। तो अब धान की हो गई मारामारी, तो सर राइस मिलर्स ने गीला धान ही उठाना शुरू कर दिया और आमतौर पे 16-17% मॉइस्चर का धान उठाते हैं। पिछले साल सर 24, 26 और 30% मॉइस्चर का धान भी मिलों ने उठाया। उस वजह से सभी राइस मिल्स को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है पिछले सीजन में। तो राइस मिल एसोसिएशन इस सीजन में उस घाटे की भरपाई करना चाहती है और मिलिंग की पैडी की प्रोक्योरमेंट जितनी लेट होती जाएगी उतना मॉइस्चर घटता जाएगा। आज की तारीख में चूंकि 20-22 दिन लेट हो चुकी है, इसलिए आज की तारीख में मॉइस्चर 17% आ चुका है और किसान चूंकि डिस्ट्रेस में है, उसका धान पड़ा हुआ है, तो वो राइस मिलर को थोड़ा सस्ता भी दे देगा।
100, 200, 300, 400 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता भी मिल जाएगा। एक तो सूखा हुआ धान मिलेगा, 3, 4, 5, 6% मॉइस्चर का फायदा। और जो अच्छा हर राइस मिलर मान लीजिए उसके पास 5 लाख कट्टे का स्पेस है, तो वो 5 लाख कट्टा सरकार का लेता है, 1 लाख कट्टा अपना पर्सनल भी ले लेता है। तो वो जो 1 लाख कट्टा लेगा वो 300-400 रुपए प्रति क्विंटल सस्ता लेगा, प्लस सूखा हुआ धान लेगा। तो पिछले साल का घाटा राइस मिलर पूरा करेगा। तो भगवंत मान सरकार वो सिंगल कस्टडी के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ना धान उठाओ और कस्टडी में उठाओ। तो वो अभी तक गतिरोध बना हुआ है आज की तारीख तक। तो कल से जो है इन्होंने कल पहले फगवाड़ा पे मेन रोड जाम किया था, आज की तारीख में सारे जितने भी टोल प्लाजाज हैं उन पे सब पे किसान यूनियंस ने कब्जा कर लिया है। तो सर वो शंभू बॉर्डर वाले वो तो क्या उठेंगे, नए और नाके खुल गए हैं। किसान जत्थेबंदियां नए स्पॉट्स पे जो है सड़कें घेर के बैठी हुई हैं। शंभू बॉर्डर तो एज इट इज पहले की तरह चल ही रहा है। वो तो घूम के जाते हैं ना आपको। हाँ, वो हम लोग जीरकपुर होके जाते हैं। तो अब तो फगवाड़ा भी बंद कर दिया, तो अब नूरमहल होके इधर से उधर से होके बंगे होके और उधर नवा शहर होके जा रहे हैं। और ये जो एक्सप्रेस वे बन रही है इसका क्या स्टेटस है अभी? सर इसका स्टेटस ये है कि पिछले कुछ दिन पहले 2 महीना पहले गडकरी ने इनको टाइट किया था कि मैं आई विल विड्रॉ ऑल द बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पंजाब इफ यू डोंट प्रोवाइड अस द सिक्योरिटी फॉर माय इंजीनियर्स एंड माय स्टाफ। क्योंकि कुछ जगहों पर इंजीनियर्स पे और स्टाफ पे हमले हुए थे और पंजाब पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। और सर उनका एक इशू है लैंड एक्विजिशन का, दूसरा इशू था उस प्रोजेक्ट के लिए मिट्टी नहीं मिल रही, तीसरा इशू था उस प्रोजेक्ट के लिए रॉ मटेरियल गिट्टी बालू की भी दिक्कत है। और ये ड्यू टू द मिसमैनेजमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट ने जानबूझ के किसान जत्थेबंदियों ने एक तो जमीन अधिग्रहण के मामले फंसा रखे हैं, नंबर 1। नंबर 2 मिट्टी नहीं उठाने दे रहे, मिट्टी सरकार को मिल नहीं रही क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सर मिट्टी बहुत लगती है, क्योंकि एलिवेटेड रोड बनता है ना, जमीन से करीब 4, 5, 6 फुट तो मिनिमम एलिवेशन होता ही है और बीच बीच में ज्यादा भी होता है, जहां पर भी अंडरपासेस बनते हैं। तो उसके लिए मिट्टी नहीं मिल रही इनको। और तीसरा गिट्टी और बालू की शॉर्टेज हमेशा रहती है पंजाब में, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा माफिया, इतना बड़ा नेक्सस है जिसको आप सोच नहीं सकते। जब पंजाब के इर्द गिर्द हिमाचल के बॉर्डर से जितनी लगती हुई पहाड़ी नदी नाले और पहाड़ी नदियां हैं उनमें बहुत ज्यादा ग्रेवल होता है और पत्थर भी होता है, और उधर पठानकोट साइड बहुत सारे शेलर चलते हैं। तो ये यहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए बहुत मोटा एक सोर्स ऑफ इनकम है ब्लैक मनी का। तो उसमें बहुत बड़ा माफिया जो है ऑपरेट करता रहा है हमेशा से। तो जब से ये आम आदमी पार्टी आई तो आम आदमी पार्टी ने तो पैसा कमाने का एक ही मात्र धंधा है इनके पास, दैट इज माइनिंग। और केजरीवाल का पूरा गिरोह उसमें उसके में बहुत एक्सपर्ट है। और आप तो ये जानते हैं कि केजरीवाल जिस चीज में ईमानदारी ले आता है उसमें करप्शन जो है 4 गुना बढ़ जाता है। अगर केजरीवाल ने कह दिया कि मैं इस डिपार्टमेंट को ईमानदार बना दूंगा, समझ लीजिए वो डिपार्टमेंट जो है 4 गुना महंगा हो गया, उसमें करप्शन 4 गुना बढ़ जाता है। केजरीवाल की कृपा दृष्टि जो है इधर पिछले 1.5-2 साल से जो है वो माइनिंग डिपार्टमेंट पे है। तो इसका सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है ये बिग टिकट प्रोजेक्ट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के, उन्हीं पे है। तो ये हाल है पंजाब में आपके हाईवेज की और एक्सप्रेसवेज की। आइए आज की चर्चा को अब हम विराम दें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।